और ये जो शब्द अल्पसंख्यक है, जिसे मैं दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मानता हूं भारत में, जो विक्टिमहुड का कार्ड खेलती है, इस सब के बावजूद भी एक मन की बात की सिर्फ 1.5 मिनट की एक कहानी है जिसको मैं समझ रहा था, आप लोगों ने भी समझा होगा, और नहीं समझा तो उसको समझिए। उस मन की बात में एक कहानी सुनाई गई थी, और कहानी सिर्फ इतनी थी, एक शेर और शेरनी की। पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी? सुनी हुई है, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुनी। मैं बीच बीच में अपनी स्पीच में इसको दोहराता हूं। एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में जा रहे थे। उनके सामने भेड़ों का एक झुंड आया। शेर और शेरनी अपनी प्रवृत्ति, जो उनका टेम्परामेंट होता है, शिकार करने के लिए वो दोनों भागे, और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी भागे। और शेर ने शिकार किया और शिकार करके जंगल की तरफ चला गया। जब पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि उसके 4 बच्चों में से 3 ही बच्चे आए, एक बच्चे पीछे रह गया। बहुत दुखी हुई वो कि हमारा एक बच्चा कहीं रह गया। लेकिन सालों बाद 2014 को वो बच्चा दोबारा मिल गया। हुआ ये कि जब वो बच्चा रह गया वापस और जंगल से, जब दोबारा शेर शेरनी आए तो उन्होंने उसको देखा कि 2 भेड़ों के बीच में रह रहा है। तो शेर से उसने बात की कि देखिए बच्चा तो हमारा लग रहा है। तो शेर ने कहा ये सेकुलरों के बीच में रह रहा है, अब इसको समझाओ जाके कि ये सेकुलर नहीं है। तो काफ़ी समझाया गया, काफ़ी जद्दोजहद हुई। वो बेटा कहने लगा नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। शेरनी ने बड़ा यकीन दिलाया, तब भी नहीं माना। लेकिन वो एक कुएं के पास उसको ले गई और फिर उसने अपना चेहरा दिखाया, फिर शेर अपने बच्चे का भी दिखाया, और उससे कहा जैसा तेरा चेहरा है वैसे ही मेरा चेहरा है। तो शायद उसको थोड़ा सा हल्का सा एहसास हुआ, और उसके बाद शेरनी ने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ के बाद ऑटोमेटिक उसके मुंह से दहाड़ निकली, और उसी दहाड़ में से 2014 पैदा हो गया। तो अगर आपको 700 साल के बाद अपने शेर होने का एहसास हो गया है तो शेर बनिए। ये भेड़ियों की तरीके से ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, देश ऐसा है, फलाना है, ढिमाका है, गंगा जमुना तहजीब, भाईचारा, ये इस फ्रॉड से बाहर निकलिए। और मेरे ये जब मैं कहता हूं तो मेरा ये कतई मतलब नहीं होता कि आप हथियार लें और किसी को मार दें। ये जरूरत ही नहीं है आपको। आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और इस देश में क्या होना चाहिए यह मेजॉरिटी तय करेगी। किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे जो इस देश में रोग फैले हुए थे, कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ का सजेशन आप दीजिए। राष्ट्रपति भवन के अंदर विदेशी मेहमानों को एक खूबसूरत कब्रगाह, जैसे हर आदमी शादी के बाद सबसे पहले देखने जाता है। अब मुझे बताइए, शादी के बाद अच्छी जगह जाएं देखने, कब्र को देखने क्यों जा रहे हैं? भाई वो जब उसका वक्त आएगा तो आप बगैर कहे वहां चले जाएंगे, उसको क्या करना है। लेकिन जाते हैं, कसीदे काटते, देखिए कितना प्यार करता था। प्यार में 18 बच्चे हुए उसके, और बेचारा आखिरी की वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये तो प्यार की निशानी है। अब उसको इतना सजा दिया गया है कि हम ये भी नहीं समझ रहे। और आप समझे न समझे मेरे मुसलमान भाई तो बताएं, कब्र को घर में रखना हराम है भाई। उसको सजा दिया गया, लेकिन बेसिकली तो वो कब्र है, किसी की मजार है। चलिए यहां तक भी ठीक है, लेकिन हमारे यहां इतिहास ऐसे पढ़ाया गया, और उस इतिहास के खिलाफ कोई ना बोले। उनमें से एक मैडम थी जिनका नाम है रोमिला थापर, उनके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो पता चला बीच में वो लंदन गई थी भारत के बारे में पता करने के लिए, अंग्रेजों से पूछने के भारत कैसा था। उन्होंने इतिहास लिखा है आपका। उसके चलते क्या हुआ कि भारत के राष्ट्रपति में भवन के अंदर जो विदेशी मेहमान आता था, उसको भारत की पहचान के रेप्लिका के तौर पे ताजमहल दिया जाता था। अब भारत में ताजमहल हमारी पहचान है, यह हमको बताया गया।
कुतुब मीनार और लाल किला हमारी पहचान है, क्योंकि उससे पहले तो भारत ही नहीं था। क्योंकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 1947 में भारत बना, उससे पहले तो भारत था ही नहीं। भारत कहां था? लेकिन एक छोटी सी घटना से कैसे नरेटिव चेंज होता है। अभी जब बालाकोट हुआ था ना, तो आप लोगों ने कहा यार पूरी दुनिया में से कोई नहीं बोला, सब भारत के साथ खड़े हुए। मैं कुछ चीजों को स्पिरिचुअली भी देखता हूं और प्रैक्टिकली भी देखता हूं। जिस मौसूफ को आपने भेजा है दिल्ली, गुजरात के लोग बैठे हों तो मैं उनसे कहता हूं आपने अच्छा डॉक्टर भेजा है, 15 साल की प्रैक्टिस के बाद। उस आदमी ने राष्ट्रपति भवन में पूछा कि भारत की पहचान के तौर पे विदेशी मेहमानों को क्या दिया जाता है। प्रणब मुखर्जी बेचारे पहली बार मिल रहे थे, उन्होंने भी सच बता दिया। सिर्फ एक घटना मात्र है छोटी सी, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप जिन बातों को इग्नोर कर रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तत्काल यह फैसला लिया गया कि ताजमहल भारत की पहचान नहीं है, और यह कहा गया कि दुनिया के बेहतरीन पब्लिशर को बुलाइए। और देन एंड देयर एक फैसला लिया गया कि अब भारत की पहचान की शक्ल में दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर की छपी हुई गीता दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि बालाकोट जब हुआ तो कोई बोला नहीं? आपको गीता पढ़ने का शौक नहीं है? जो ले जाते हैं वो पढ़ते हैं। उन देशों ने 70 देशों के पास उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के घरों में वो गीता रखी हुई है और वो जबान से पढ़ते हैं। उन्होंने पढ़ ली, उसके पढ़ने के बाद उन्होंने कहा बालाकोट पे कुछ नहीं बोलना है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। एक छोटी सी बात का फर्क कैसे साइकोलॉजी पे पड़ता है। हम बैठे हुए यहां सोच रहे हैं कि साहब इस वजह से और उस वजह से किसी को कोका कोला यहां बेचनी है, किसी को नहीं, सब बेकार की बकवास है। जिस दिन आप अपने होने पे आपके अंदर से यह एहसास से कमतरी खत्म हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों पहन रहा हूं, मैं ऐसे क्यों बोलूं, वो लोग मुझसे ये पूछेंगे, ये बंद कर दीजिए। आप जो हैं वही रहिए, शर्माइए मत, ना अपने लिबास पे ना तिलक लगाने पे। अगर लगाते हैं तो लगाइए, किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा छोड़ दीजिए भाई। अपने मन की बात कहिए भाई, वो तो अपने मन की बात कह रहा है, आप तो अपने मन की बात कहिए। आप 5 साल में एक ही बार कहेंगे क्या? डेली कहिए, रोज कहिए।